Hi everyone, hope you are doing good with your UPSC preparation. This is my art and culture lecture series, lecture 3, and the title of the lecture is Medieval and Modern School of Sculpture. In the lecture 2nd, we saw Indian sculpture in ancient time. Now we are going to see the Indian sculpture in medieval and modern time. This is me, Priyadarshana Jain. This lecture is presented by me. We will have 8 core subjects video course starting from 13th May this month. Hope you have joined already the course. If not, please hurry up. If you join before 13th May, you will get an ample discount and this video course at the price 4,999. Please send your queries on this email address. Thank you. So let's start with development of medieval school of sculpture. In this age, the temples are covered with sculpture and ornaments. देखिए इस एज में जितने भी स्कल्पचर हमें मिलते हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ऑर्नामेंट्स का होता है. तो इट इज़ वेरी ऑर्नामेंटल आर्ट विच वॉज बीइंग शोन इन दिस पीरियड बाय द स्कल्प्टर्स. Instead of classical dignity, sobriety, simplicity, the sculpture is now more and more tending towards ornamentation, creating highly ornate art objects with strange and unusual imaginity, जिसमें half human, half monsters, मतलब ऐसी चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती उनको वो अपनी इमेजिनेशन पावर से थ्रू स्कल्पचर लाइव कर देते थे मिडवल टाइम में. This is post-Gupta period. Sculptures during this period frequently departed from the text and rules laid down in शिल्प शास्त्र. शिल्प शास्त्र के अंदर कुछ रूल्स और टेक्स्ट थे जिनके हिसाब से सब लोग स्कल्पटिंग करते थे, लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग कि हमने उससे डिपार्ट करके हमारे आर्टिस्ट लोगों ने कुछ अच्छी लिबर्टीज़ ली और उन्होंने ह्यूमन और गॉड गॉडेस की बॉडीज़ को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की. तो यहाँ पे आपको शिल्प शास्त्र से डिपार्चर देखने को मिलता है. फिर एक चीज़ है कि द न्यू आर्टिस्ट ऑफ दिस एज वॉज टू कंट्रीब्यूट अ ड्रीमी फ्लोटिंग क्वालिटी टू द फिगर्स ऑफ द फ्लाइंग गॉड्स एंड फ्री मूवमेंट. यहाँ पे गॉड्स की जो स्टेच्यू जिस तरीके से बनाई जाती थी स्कल्पटर्स लोग गॉड्स के फ्री मूवमेंट वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, न कि क्लासिकल पीरियड की तरह सिंपल और सोबर चीज़ें बनाते थे. फिर टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एलिगेंस एंड स्लेंडरनेस. ज़्यादातर जो आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगी इस एज में उनमें स्लेंडरनेस बढ़ी हुई मिलेगी और वुमेन को अब मदर गॉडेस की तरह नहीं पोर्ट्रे किया जाता था, बट डिवाइन चार्मर की तरह पोर्ट्रे किया जाने लगा इन मिडवल टाइम्स. एंशिएंट टाइम्स में जैसे हमने देखा था मदर गॉडेस होती थी, यहाँ आप देखेंगे ये कोणार्क मंदिर के टेम्पल की वॉल्स हैं and you see the fineness in this sculpting and carving. तो इस तरीके से स्कल्पचर जो है इस एज में डेवलप हुआ, उसमें बहुत रिफाइननेस है और बहुत ही ऑर्नामेंटेड ऑब्जेक्ट्स की तरह ये दिखाई देता है. फिर हम इसको रीजन वाइज देखते हैं, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में. तो चारों रीजन्स के अंदर हम मिडवल स्कल्पचर्स को देखेंगे. ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल है, उसकी वॉल्स हैं, इतनी हाईली स्कल्प्टेड चीज़ें हैं खजुराहो के अंदर. और ये सन टेम्पल कोणार्क है, इसमें भी आपको बाहर तक दिखेगा. इन सारे टेम्पल्स में आर्किटेक्चर तो अपना रोल प्ले करता ही है, लेकिन आर्किटेक्चर से ज़्यादा आपको ये सारी कार्विंग और स्कल्पटिंग पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है. इसलिए हम ये सारी चीज़ें अभी अपने फर्दर स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे. आप देखिए सेंट्रल इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं. तो गैरासपुर एक जगह है ग्वालियर के अंदर जहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्विंग से इस तरीके के टेम्पल हमको देखने को मिलते हैं. और यहाँ पर जो चीजल्ड हैं उसमें रफनेस और हार्ड और कोल्ड स्टोन नहीं यूज़ किया गया है, उसमें सॉफ्ट और लिविंग पल्सेटिंग स्टोन के फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं. दिस इज समथिंग डिफरेंट. और यहाँ पे एक स्टैंडिंग ग्रेसफुली फ्लेक्स्ड पोज वो है, गॉडेस की पिक्चर है इसके अंदर, स्कल्पचर है इस वाले मंदिर के अंदर माला देवी टेम्पल में. और एक सेंट्रल इंडिया के अंदर हम आगे चलते हैं तो जो चंदेलास के बनाए हुए टेम्पल है खजुराहो में, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों के लिए जाने जाते हैं, उनमें भी आपको हैवी स्कल्पचर वर्क देखने को मिलेगा. ये कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो का. यू सी दिस शिखर्स, एक शिखर में एक यहाँ पर इतनी कार्विंग की गई है कि ये दूर से देखने पे इट लुक्स वेरी वेरी आर्काइक. सो दिस वर स्कल्प्टेड विद ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडलेस वेराइटी.
The sculptor has preferred the slender, tall figures with a considerable accentuation of linear details. आप जब इन मंदिरों को हम डिटेल में देखेंगे, इनके स्कल्पचर्स को, तो विल सी कि इसमें किस तरीके से लीनियर डिटेल्स का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है. स्कल्पचर्स ऑफ खजुराहो. तो खजुराहो के बहुत सारे टेम्पल हैं. फेमस टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेव. ये सारे टेम्पल्स, और इनमें क्या है, हम टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम पे डिटेल में देखेंगे. अभी हम सिर्फ स्कल्पचर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो स्कल्पचर इन टेम्पल्स में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जगह कहाँ कहाँ. एक तो एक्सटीरियर वॉल्स पे, एंट्रेंस पे, और मंडप और श्राइन्स के बीच की दीवारों पे. दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे आपको स्कल्पचर्स इन मंदिरों में देखने को मिलती है. तो जैसे गर्भगृह वगैरह जो होता है, जो मेन श्राइन जहाँ पे रहता है, वहां पर एग्जैक्ट आपको स्कल्पचर देखने को नहीं मिलेगी. उससे बाहर के एरिया में ही हमेशा स्कल्पचर्स मिलती है. गॉड, गॉडेस, अप्सरा, मैन, विमेन, इनको वो लोग पोर्ट्रे करते थे. यही सारे कैरेक्टर्स डिपिक्ट किए जाते थे. और जो बॉडी शेप है वो वेल डेवलप्ड वॉल्यूप्चुअस शेप्स को यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता था बॉडी के. और एक लिविंग वर्ल्ड आपको लगेगा अगर आप इन स्कल्पचर को देखोगे, तो एक लिविंग वर्ल्ड ऑफ देयर ओन. मतलब ये सारी मूर्तियां आपको ऐसा लगता है जिंदा हो गई हों जैसे, ऐसा. और एक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है खजुराहो की. वी नो ऑल दैट खजुराहो के मंदिरों को सेक्स टेम्पल्स कहा जाता है. तो वहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं वो एक्सटेंसिवली इरोटिक होते हैं एक्सप्रेशंस में, और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल परस्यूट भी उनके अंदर दिखाई देता है. तो इनको अगर हम डिपिक्ट करने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन आवर इंटरप्रिटेशन कि दिस आर एज अ स्पिरिचुअल परस्यूट एंड अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉस्मिक होल. तो जो फिजिकल रिलेशंस है, सेक्सुअल रिलेशंस है, उनको वो एक कॉस्मिक कैरेक्टर की तरह यहाँ पे परसीव करते हैं. Many Hindu temples feature मिथुन embracing couples, sculptures considering auspicious. तो उसे ऑस्पिशियस मानकर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में हमको इस तरीके के एम्ब्रेसिंग कपल्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द इंडिया. स्कल्पचर्स आर हाईली स्टाइलाइज्ड विद टिपिकल फीचर्स. दे आर इन ऑलमोस्ट फुल रिलीफ, कट अवे फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोन, विद शार्प नोजेस, prominent chins, long slanting eyes and eyebrows. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन स्कल्पचर्स में, खजुराहो के स्कल्पचर्स में पाई जाती है. लेट्स सी डिफरेंट स्कल्पचर्स ऑफ खजुराहो. स्कल्पचर्स ऑफ खजुराहो देख रहे हैं हम. तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये डांस क्लास है. ये डांस क्लास लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो में है एंड दिस इज वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस है ये वाला स्कल्पचर डांस क्लास का. फिर आपको देखने को मिलेगा ये वुमेन राइटिंग अ लव लेटर. ये भी उस समय का अपने आप में एक अनोखा स्कल्पचर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा शोल्डर्स आर द फिंगर नेल मार्क्स इन्फ्लिक्टेड बाय हर लवर, रिकॉलिंग द प्लेजर. ये सारे इसके इंटरप्रिटेशन है कि व्हाट एक्चुअली शी इज डूइंग. तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है. फिर यहाँ पे कुछ वुमेन के हैं, जैसे ये मिरर में देख रही है. फिर ये मैंगो ट्री के नीचे एक वुमेन खड़ी है. तो इस टाइप के स्कल्पचर्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखे और अनूठे हैं. कुछ हम जैन टेम्पल की, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये जैन टेम्पल है. दिस इज चौसंत योगिनी जैन टेम्पल. और यहाँ पर भी देवी और गॉडेस को जो है वो तांत्रिक वर्शिप से एसोसिएट करके इस तरीके के स्कल्पचर्स बनाए गए. बट ये सारे टेम्पल्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास इनके कोई ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके का स्कल्पचर एग्जिस्ट करता था. नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ. वेस्ट इंडिया में आप देखिए ब्लैक बेसाल्ट का स्टोन यूज किया जाता था, क्योंकि ये जो एरिया है वेस्ट इंडिया, हमें पता है कि डेक्कन वाला पार्ट यहाँ पर लगता है. तो डेक्कन में आपको पता है ब्लैक सॉइल मिलती है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ब्लैक बेसाल्ट का भी यूज किया जाता था. और इसके अलावा पूरे इंडिया में सैंडस्टोन मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता था. दिलवाड़ा के टेम्पल है माउंट आबू, दे आर द जैन टेम्पल्स, और पूरे वर्ल्ड में अपनी कार्विंग के लिए और स्कल्पटिंग वर्क के लिए जाने जाते हैं. एंड दिस इज समथिंग यूनिक कि इस समय के मैक्सिमम टेम्पल्स आप देखेंगे तो उनमें जो एम्फेसिस आपको मिलेगा वो आर्किटेक्चर पे मिलेगा. बट कुछ ये ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे एम्फेसिस जो है वो स्कल्पचर पे है, एंड दिलवाड़ा इज वन ऑफ देम. और यहाँ तक कि राणकपुर भी, राणकपुर टेम्पल इज अ पिलर टेम्पल. ये जो टेम्पल दिख रहा है ना आपको, ये राणकपुर है. दिस इज अ पिलर टेम्पल. ये दोनों राजस्थान में है. दिस इज दिलवाड़ा टेम्पल, दिस इज ऑल्सो दिलवाड़ा टेम्पल. दिस इज राणकपुर एंड दिस इज ऑल्सो राणकपुर. तो ये जो राणकपुर के आपको मंदिर दिख रहे हैं, इनमें पिलर्स हैं 1444, 1444 पिलर्स यहाँ पर हैं. और ये सॉफ्ट वाइट मार्बल से बनाए जाते थे.
और इनमें स्कल्पचर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, न कि आर्किटेक्चर पे। फिर आप देखते हैं मोढेरा सन टेम्पल गुजरात के अंदर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी मार्वेलेंट पीस। ये है आपका वुड कार्विंग का एग्जाम्पल, एक मोढेरा सन टेम्पल। मोढेरा सन टेम्पल में वुड कार्विंग देखने को मिलती है। लेविश कार्विंग एंड स्कल्पचर वर्क यहाँ पर है। यहाँ पर एक वाटर का कुंड जिसे कहते हैं, वाटर कुंड पाया जाता है, और इसमें भी आपको हर जगह पर कार्विंग ही कार्विंग दिखाई देती है। इसको हम इस एंगल से देखते हैं टेम्पल को, तो आप देखिए यहाँ पे इस सीट्स के आसपास एवरीवेयर यू विल सी स्कल्पटिंग एम्फसाइज्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं वेस्ट इंडिया में, डेक्कन की तरफ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट डिनास्टी ने एलोरा केव्स बनवाई थी, तो वहां पे एक कैलाश टेम्पल है। कैलाश टेम्पल के अंदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स मिले हैं। They quarried out of a hill and solid rocks. It is sculptured on a grand scale, style of tall and powerfully built figures. यहाँ पर बहुत बड़े बड़ी स्कल्पचर्स, इनकी साइज इतनी बड़ी होती है, ह्यूमन साइज से, ह्यूमन फॉर्म की जो साइजेस होती हैं उनसे भी वो बड़ी बड़ी आपको दिखाई देंगी। तो ये स्पिरिचुअल और फिजिकल पॉइस को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं कैलाश टेम्पल के स्कल्पचर्स एलोरा में। जैसे एलोरा के टेम्पल में हम एक स्कल्पचर यहाँ देखते हैं, ये है मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, ये वाला जो यहाँ आपको दिख रहा है। शिवा होल्डिंग द हैंड ऑफ बैशफुल पार्वती ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द कंपोजिशन। इसमें शिवा जो है वो पार्वती के हाथ को होल्ड करते हैं। टू द राइट ब्रह्मा द क्रिएटर इज एक्टिवली एंगेज्ड इन स्टिरिंग अप द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर। राइट में आपको ब्रह्मा दिखाई देंगे। The parents of Parvati stand behind her to offer their daughter to the great god. इसके पेरेंट्स है पार्वती के, जो यहाँ पे कन्यादान करने के लिए खड़े हैं। A number of gods assembled to witness the function are shown hovering above the principal figure. ये देखिए यहाँ पे आपको दूसरे गॉड्स दिखाई देंगे जो कि इस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। The dignified grace of the divine couple and gentle solemnity of occasion have been portrayed by the sculptor with a mastery skill. This is an example of a masterpiece. फिर एक यहाँ पे देखने को मिलता है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ये देखिए नीचे रावण है, उसके सारे फेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये माउंट कैलाश को शेक करने की कोशिश कर रहा है। पार्वती इज शोन ग्रेटली एजिटेटेड टर्निंग टू शिवा ग्रैस्पिंग हिज हैंड। इतना मतलब डिटेल्ड है कि पार्वती डर जाती है, फिर शिव का हाथ पकड़ लेती है। एंड हर मेड टेक्स टू फ्लाइट बट द ग्रेट गॉड इज अनमूव्ड एंड होल्ड्स ऑन फास्ट प्रेसिंग डाउन द माउंटेन विद हिज फुट। तो शिव जो है वो अपने पैर को ऐसे, शिव जो है अपने पैर से माउंटेन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ मार्वेलस पीस इन इटसेल्फ। फिर हम चलते हैं वेस्ट इंडिया में, महाराष्ट्र की अभी और केव्स के ऊपर। तो एक अजंता केव्स का स्कल्पचर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, किंग ऑफ नाग एंड हिज क्वीन। तो ये देखिए इसके अंदर सीटेड ऑन ए थ्रोन अटेंडेड बाय एन हैंडमेडन, ये वाला स्कल्पचर ये आपको अजंता केव में मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्वेलस पीस ऑफ दिस टाइम। फिर हम देखेंगे एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स में ये महिष मूर्ति है, शिव का जो स्कल्पचर है उसके 3 तरफ फेसेस हैं। दिस इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। तो ये है एलिफेंटा केव्स मुंबई में। द 3 हेड्स एमिनेटिंग फ्रॉम वन एंड द सेम बॉडी रिप्रेजेंटिंग 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। The central face with a calm and dignified appearance shows him as the creator. The one on the left with a severe look portrays him as the destroyer, and the third right with a calm pacific expression. तो एक calm expression है, फिर एक शिवा का destroyer expression है, फिर एक pacific expression है। इस तरीके से दिखाए गए। आगे चलते हैं ईस्ट इंडिया में। We have seen Central India, West India. Now we'll see the sculpture in East India. East India के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे असम के स्कल्पचर्स को। A large number of sculptures have been found in Assam and Bengal, which shows the development of important regional schools. यहाँ पे local regional schools का development हुआ है for the art of sculpting. Sculpted door frame from Da Parvatiya near Tejpur and another few stress sculptures from Rangagora tea estate near तिनसुकिया in Assam. ये सब जगहों के नाम हैं असम के अंदर जहाँ पे बहुत सारे sculptures मिले हैं। अहोम स्टाइल एक आर्ट होती थी जिसके अंदर ताई लोग जो वहां पे माइग्रेट हुए थे अपर बर्मा से, वो मिक्स, उनकी स्टाइल मिक्स हुई डोमिनेंट पाल स्टाइल के साथ। पाल डिनेस्टी रूल करती थी यहाँ पे, तो पाल और ताई इन दोनों का मिक्सचर बन के एक स्टाइल बाहर आया, उसे अहोम स्टाइल कहा जाता है। तो कामाख्या टेम्पल के अंदर, दिस इज कामाख्या टेम्पल इन असम, आपको ये स्टाइल देखने को मिलेगी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये भी स्कल्पचर्स हैं। इस तरीके के स्कल्पचर्स आपको असम के टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं।
उड़ीसा के अंदर ईस्ट इंडिया में एक टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल. इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है ये सन टेम्पल कोणार्क. इसकी दीवारों पे आपको बहुत डिटेल्ड कार्विंग देखने को मिलेगी. दिस इंक्लूड्स 12 pairs of enormous wheels sculpted with spoke and the hubs. ये टेम्पल में दिख रहे हैं आपको ये व्हील्स, इसके अंदर स्पोक्स वगैरह भी हैं. ऐसे 12 व्हील्स इस मंदिर के अराउंड है, टोटल 12. Representing the chariot wheels of the sun god who in mythology rides a chariot driven by 8 horses. जैसे 8 घोड़ों से मिलाकर एक chariot बनता है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसको सन भगवान चला रहे हैं, ऐसा एक माइथोलॉजी में पिक्चर है. उस माइथोलॉजिकल इमेजिनेशन को यहाँ पे लाइव किया गया इस मंदिर के अंदर. तो इस मंदिर को शरियट टेम्पल भी कहते हैं, सन टेम्पल को. The whole temple comes to resemble a colossal processional chariot. On the southern wall is a massive sculpture of Surya carved out of a green stone. यहाँ पे सूर्य की स्टैच्यू है. ऑब्वियसली ये है सन टेम्पल कोणार्क. Ganga dynasty took sensuous delight in the lovely forms of women. Temples contains representation of young and charming creatures with a seductive smile, luxurious hair, full of jewelry. They are called नायिकास. इस तरीके की नायिका की पिक्चर यहाँ पे मिलती है जो गंग डिनास्टी में बनाई गई थी. ये नायिकाएं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में. तो यू विल सी लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर. ये जो हमको स्कल्पचर दिखाई दे रहा है ये एक नायिका का पिक्चर है. ये देखिए किस तरीके से टेम्पल के शिखर को पूरी तरीके से कार कर दिया गया है. दिस इज अपने आप में एक मार्वलस पीस है ये भी. तो जो पुरी के टेम्पल्स हैं, ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है ये वाला. तो ये जगन्नाथपुरी के टेम्पल्स में भी इस तरीके के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो दिस इज लिंगराज टेम्पल. ये सन गॉड की स्कल्पचर है और ये है आपका सन टेम्पल कोणार्क. नेक्स्ट चलते हैं ईस्ट इंडिया में बंगाल की तरफ. तो पाल डिनास्टी वहां पे रूल करती थी. हमें पता है बिहार और बंगाल में पाल रूलर्स हुआ करते थे. पाल ग्रेटली एनकरेज्ड सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला. तो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो नालंदा और विक्रमशिला हमें दिखाई देते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे नालंदा. The Pal style is marked by slim and graceful figures, elaborate jewelry, conventional decoration. Their sculpture from Bihar are somewhat thick set and heavier in the general proportion of limbs than those from Bengal. तो बिहार के जो स्कल्पचर्स वगैरह हमें मिलते हैं वो प्रोपोर्शंस और में ज़्यादा थिक मिलेंगे और हैवी मिलेंगे. तो ये डिफरेंस है दोनों में. दोनों पाल डिनास्टी के द्वारा ही बनाए गए हैं. द पाल रूलर्स हैड इंटीमेट रिलेशन विद जावा. तो इस वजह से हिंदू जावानीज स्कल्पचर भी पाल रूलर्स ने डेवलप की और काफ़ी दूर दूर तक उन्होंने अपनी स्कल्पचर को फ्लरिश किया. कश्मीर, बर्मा, थाईलैंड, एवरीवेयर. While the Palas celebrated as patrons of many Buddhist monastic sites, क्योंकि हमें पता है कि पाल रूलर जो हैं वो बुद्धिज्म के को पेट्रोनाइज करते थे. तो द टेम्पल्स फ्रॉम बंगाल रीजन आर नोन टू एक्सप्रेस लोकल वंगा स्टाइल. वंगा स्टाइल में बंगाल रीजन के अंदर कुछ टेम्पल हमें देखने को मिलेंगे. ये एक लोकल रीजनल स्टाइल है. तो वो बुद्ध के टेम्पल है. तो बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स वहां पे आपको मिलेंगी. एक आर्किटेक्चर की चीज़ है बांग्ला रूफ. इस तरीके से जो ये रूफ आपको दिखाई दे रही है ये बांग्ला रूफ है. पाल स्टाइल और मुगल आर्किटेक्चर को मिक्स करके ये स्टाइल बनाई गई थी. इसके नीचे वो स्कल्पटिंग करते थे. जैसे ये आर्क यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे नीचे भी एक्सटेंसिवली हैवी कार्विंग की जाती थी. तो ये भी अपने आप में एक अलग आर्काइक स्कल्पटिंग है. और ये आपको देखने को मिलेगी विष्णुपुर, बंकुरा, बरदवा, बीरभूम, इन सारी जगहों पर इन बंगाल. एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन फ्रॉम महानद इन वेस्ट बंगाल. महानद एक जगह है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में है ये गांव महानद इन वेस्ट बंगाल. वहां के मंदिरों में आपको एक्सेलेंट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे. वहां पर रिवर गॉडेस गंगा की एक स्टैच्यू है, जहां पर गंगा जो है वो एक ट्री के नीचे खड़ी है. कल्पतरु उस ट्री का नाम है और वो एक लोटस अपने हाथ में होल्ड किए हुए हैं. बड़ी फेमस सी स्कल्पचर है ये भी. तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है महानद टेम्पल में. तो दिस इज बंगाल स्कल्पचर. नाउ विल सी स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया एंड साउथ. तो द्रविड़ के अंदर कैसे रहा है ये देखिए आप. ये जो आपको स्कल्पचर दिखाई दे रहा है ये एक पिलर है और ये पिलर्स इस तरीके से बनाए कि हर पिलर के आगे एक हॉर्स राइडर है. ये पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में.
फिर हम चलते हैं आगे। तो पल्लवा रूलर्स जो हैं कांची में, कांची के अंदर जो रूल करते थे पल्लवा, उन लोगों ने मामलापुरम एक जगह थी, उस समय उसका नाम मामलापुरम था, अब वो नाम महाबलीपुरम है। तो जो मामलापुरम है वहां पर उन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए थे, उन्हें 7 मोनोलिथिक पगोडास द रथास, 7 रथ टेम्पल बनाए थे महाबलीपुरम के अंदर। उन टेम्पल्स में उन्होंने एक्सटेंसिव स्कल्पचर आर्ट का यूज किया है। हम देखेंगे अभी आगे आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर्स ऑफ मामलापुरम। तो मामलापुरम के आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर्स कौन कौन से हैं? तो एक ये है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी, नाउ ये देखिए दुर्गा की स्कल्पचर है यहाँ पर, और इसमें वॉर दिखाया गया है। दुर्गा इंगेज्ड इन फियर्स बैटल विद बफेलो हेडेड डेमोन। ये देखिए बफेलो हेडेड डेमोन, ये बफेलो हेडेड डेमोन है, एडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव आर्मीज। इनकी ये आर्मी दिखाई गई है और बहुत डिटेल है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हमें याद रखना है कि महिषासुर मर्दिनी के अंदर एक बैटल का सीन दिखाया गया है, और ये कहाँ पर है? मामलापुरम में। गिरि गोवर्धन पैनल, ये गिरि गोवर्धन पैनल है, इसके अंदर कृष्ण भगवान इज लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल। ये है कृष्ण मंडप, इसका नाम है कृष्ण मंडप। तो वो एक गोवर्धन हिल को लिफ्ट करने वाला जो सीन होता है उसको यहाँ पे स्कल्पचर में पोर्ट्रे किया गया है। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभी कल्चर के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज दिस रिलीफ देयर, और इस तरीके से चीजें पूछ ली जाती डायरेक्टली। और महाबलीपुरम के ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए महाबलीपुरम के सारे स्कल्पचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अर्जुन स्पिनास और द डिसेंट ऑफ गंगा, ये भी महाबलीपुरम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के प्रीलिम्स के पेपर में कि अर्जुन पिनास जो है वो कहां पर है। The celestial world, the temporal world as well as the animal world has been shown with mastery skill। इसमें देखिए गंगा का यहाँ पे डिसेंट होना और एलिफेंट वगैरह का यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट्रे किया, तो इन सब का आपस में एक कॉम्बिनेशन जो है बड़ा खूबसूरत है। द स्टोरी ऑफ डिसेंट ऑफ सेक्रेड रिवर गैंजेस टू द अर्थ फ्रॉम द हेवन लेड बाय द भागीरथ। भागीरथ गंगा को अर्थ पर किस तरीके से लेके आते हैं, वो सारा सीन यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। The relief was created to celebrate the victory of Narasimha Varman I over Chalukya king Pulkeshin II। This is important कि इस रिलीफ को क्यों बनाया गया था, तो विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक वराह मंडप करके एक प्लेस है यहाँ पर इसी महाबलीपुरम में, ये वराह मंडप है। द हॉल एट द फ्रंट हैज 2 लायन पिलर्स, ये देखिए लायन पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, and 2 pilasters, and beyond this in the center in the cell guarded by the 2 द्वारपाल्स। ये द्वारपाल है, ये 1 और ये 2, तो ये द्वारपाल यहाँ पे दिखाई देते हैं वराह मंडप में। इस वराह मंडप के अंदर एक स्कल्पचर है, वराह रेजिंग द अर्थ फ्रॉम ओशियन। ये देखिए वराह जो है वो अर्थ को ओशियन से रेज करती है। wherein she was submerged, the snout of the boar has been modeled with great care and the head of the animal has been handled with such dexterity that it blends in a natural way। आप इसमें ये सारे blends देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कैसे natural look देते हैं। The human contours of the rest of the figure in the panel। सूर्य, ब्रह्मा, ऋषिज एंड गॉडेस पृथ्वी आर शोन सराउंडिंग एंड अडोरिंग वराह। ये कौन कौन से गॉड यहाँ पर सराउंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये सारे जो हैं फेमस स्कल्पचर्स हैं महाबलीपुरम के, तो वहाँ पे उसके डिटेल्स भी हमको एक बार पढ़ लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। द राइट फुट ऑफ द वराह रेस्ट ऑन द हुड्स ऑफ द नाग किंग शेष। ये यहाँ पे देखिए इसका राइट फुट ये नाग किंग के ऊपर है वराह का। द डिलिनेशन ऑफ लोटस लीव्स एंड फ्लावर्स एंड रिपल्स सजेस्ट वाटर। तो चूंकि लोटस लीव्स वगैरह दिखाई गई है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ पानी वानी जैसा सीन है। The Pallav style concern itself with the tall and slender physiognomical form. The figure sculpture of the Pallavas is natural in pose and modeling। जैसे हमने यहाँ पे देखा बहुत ही natural modeling दिखाई जाती है। इसको देखिए पिक्चर को, आपको लगेगा कि ये अभी लाइव हो उठेगा। The front of torso is almost flat and ornamentation simple in high relief, yet it is infused with a certain amount of vigor and fluid grace। काफी ग्रेस होता है इन स्कल्पचर्स के अंदर। तो ये सारे स्कल्पचर्स हमने देख लिए महाबलीपुरम के इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स। अब हम साउथ इंडिया में कर्नाटक के स्कल्पचर्स को देखते हैं। होयसाल डायनास्टी ऑफ कर्नाटक, उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड किए हेलिबेड और बेलूर। हेलिबेड बेलूर अपने आप में मैग्निफिकेंट टेम्पल्स हैं कर्नाटक के। तो वहां पे ऐसा लगता है कि लुक लाइक लेस वर्क इन स्टोन,
जो कार्विंग है, ये देखिए कार्विंग, आप किस तरीके की कार्विंग है, देख के हमको लगेगा नहीं कि ये कार्विंग है, ऐसा लगता है इसको पत्थर के ऊपर कोई लेस चिपका दी गई है। The decoration is elaborate, the emphasis being more on ornamentation than movement or the grace of the human body. यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को हाईलाइट करने की बजाय ऑर्नामेंटेशन को ही हाईलाइट किया गया है। Hoysal sculptures are somewhat squat and short, highly embellished or almost overloaded with ornamentation, but yet are pleasing to behold. कभी कभी इनको देख के ऐसा लगता है कि ओवरलोडेड है, मतलब इतने ऑर्नामेंट तो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग पहन ही नहीं सकता जितना यहाँ पे दिखाए गए हैं, बट स्टिल इट इज वेरी प्लीजिंग। ये देखिए, ये मोहिनी है, दिस इज फाउंड इन चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर, ये बड़ा फेमस टेम्पल है बेलूर का, तो वहाँ ये एक आर्ट स्कल्पचर मिलेगी आपको देखने को जिसका नाम है मोहिनी। एंड दिस इज लॉर्ड कृष्णा होल्डिंग अलोफ्ट द माउंटेन गोवर्धन। यहाँ पे भी वही गोवर्धन वाला सीन है जो हमने महाबलीपुरम में देखा था, बट इसको अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। टू सेव द इनहेबिटेंट्स ऑफ गोकुल फ्रॉम द wrath ऑफ इंद्र, who let loose torrential rains to teach them a lesson for their insolence in paying homage to Mount Govardhan instead of worshipping him. तो माउंट गोवर्धन के साथ लोगों ने कुछ ऐसी चीज की कि इंद्र ने उनको सजा देने की कोशिश की। उस वाले समय में जो कृष्ण ने गोवर्धन को लिफ्ट किया, वो वाला सीन हेलीबैड में है, तो वहां भी कृष्ण के लिफ्टिंग का सीन है, यहाँ भी गोवर्धन की लिफ्टिंग का सीन है, पर दोनों के एक्सप्लेनेशन में आप देखिए थोड़ा डिफरेंस है, तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। The human body almost completely disappears under a fantastic mass of decoration and ornamentation, which become more important than the human figure. Obviously, ornamentation की importance यहाँ पे human figure से ज़्यादा है। Human figure के बहुत सारी चीज़ें तो पोर्ट्रे भी नहीं की गई है, बट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर भी हो गई है, तो ह्यूमन ऑर्गन्स भी आपको बहुत विजिबल नहीं होंगे, सारे कवर हो जाते हैं ऑर्नामेंटेशन की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के अंदर भी स्कल्पचर्स मिलेंगे, जैसे हमें पता है हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे ये जो टेम्पल है वर्ल्ड फेमस टेम्पल है हम्पी का। The Vijayanagar Empress caused excellent portraits to be carved by the sculptors to immortalize them in the vicinity of their favorite deities. तो इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे विजयनगर में टेम्पल्स होते थे वो डायटीज को इमोर्टलाइज करने के लिए बनाए जाते थे। During this period, representation in the narrative forms of the Ramayana and Krishna Bal Leela became favorite themes. तो रामायण और दूसरा कृष्ण बाल लीला थीम्स जो है वो फेमस थी, तो इनसे रिलेटेड ही आपको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। द रावण फाड़ी केव एट अहोल, अहोल के अंदर एक केवन है रावण फाड़ी केव, उसके अंदर एक स्कल्पचर है नटराज का, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस स्कल्पचर सराउंडेड बाय लार्जर देन साइज डिपिक्शन ऑफ द सप्तमत्रिकास। सप्तमत्रिका होते हैं, उन सप्तमत्रिका से ये सराउंडेड रहते हैं, तो ये सप्तमत्रिका से सराउंडेड नटराज का इस तरीके का स्कल्पचर यहाँ पे मिलेगा। नाउ वी गो टू द मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो है उसमें ब्रिटिश इम्पैक्ट काफी रहेगा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है बहुत सारा। मिडवल टाइम तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा ओरिजिनलिटी हमारी रिटेन थी, यहाँ से काफी सारा हमको जो है डिपार्चर देखने को मिलता है, ओरिजिनल से हैवी डिपार्चर है, इंटरनेशनल कंसेप्ट इंक्लूड हो गया है, मॉडर्न एक्लेक्टिक स्टाइल है, ब्रिटिश लीगेसी की वजह से यहाँ पर एकेडमिक स्टाइल पे जोर दिया गया है, तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ एकेडमिक बन गई थोड़ा थोड़ा। द इन एन अचीवमेंट ऑफ दिस सो कॉल्ड रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक स्कूल नेवर इवन अटेंड द हाइट ऑफ द रियल एकेडमिक एक्सेलेंस। तो एकेडमिक एक्सेलेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन उसी पे एम्फेसाइज था, पर वो अपनी हाइट अचीव नहीं कर पाया, एंड हैज रिमेंड अ फार क्राई फ्रॉम द आइकोनोग्राफिक सिंबॉलिकल रिलीजियस आइडियल्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स थ्रू द एजेस। तो जो आप देखते आ रहे हैं हम लोग, अभी हमने देखा एंशिएंट स्कल्पचर्स को देखा, हमने मिडवल स्कल्पचर्स को देखे, तो वहां जो हमें देखने को मिलता है आइकोनोग्राफिक सिंबॉलिक रिलीजियस आइडियल्स, वो सारी चीजें मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर से गायब हो जाती हैं। Story of the contemporary Indian sculpture is the story of a transition from academism to well-defined non-objectivism. Okay, contemporary Indian sculpture has not shown either the speed or the variety. ना तो उस पे बहुत ज़्यादा किसी ने काम किया, ना इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरियस फॉर्म्स में हुई, तो ना तो हमें वैरायटी मिली, ना ही स्पीड से काम हुआ इन मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। कुछ मास्टरपीसेस हैं मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर के, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस है ट्रियम्फ ऑफ लेबर। ट्रियम्फ ऑफ लेबर जो है ये दिल्ली के अंदर है, ये बनाया गया ट्रियम्फ ऑफ लेबर, डीपी रॉय चौधरी ने इसे बनाया था।
The strong muscular bodies of the men howling the work. Their very animated postures make this an extremely expressive work. ऐसा कहते हैं कि it belongs to a school of expressionistic. तो एक्सप्रेशनिस्टिक स्कूल को बिलोंग करता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्क इसके अंदर लेबर वर्क दिखाया गया है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर में. ऑल टुगेदर इन डिफरेंट वेन बट एन equally expressive work is a bust of a buoyant young woman by Ram Kinkar Baiji. Ram Kinkar Baiji is also a sculptor, modern Indian sculptor. तो इन्होंने ये वाला sculpture बनाया है, sculpture of bust of a buoyant young woman. The radiant youthful face and the ample bosom typify vitality. Sculpturally speaking, the texture is highly expressive and full of energy. ये वाला sculpture. और इनका एक और है संथाल फैमिली का एक स्कल्पचर है, ये भी राम किंकर बाइज का ही स्कल्पचर है. तो दिस वे स्कल्पचर जो है मॉडर्न इंडिया में हमने जैसा देखा कि वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कल्पचर ऑफ इंडिया. हमने एंशंट इंडिया देखा, मिडवल देखा, मॉडर्न देखा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज. नेक्स्ट सीरीज में हमें आर्ट एंड कल्चर के आगे के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे. होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर्स. कीप ऑन कमेंटिंग ऑन दिस वीडियोज and give your honest feedback. Thank you.